एक गांव में कांता और कृष्णा माँ बेटा रहते थे। क्योंकि कृष्णा की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कराने की वो सोचती है। ये बात वो अपनी पड़ोसी पार्वती से कहती है। पार्वती, अगर कोई अच्छी लड़की को जानती हो तो मेरे बेटे के लिए देखो ना। हमारे बिरादरी में तो बहुत सारी लड़कियां हैं शादी के लिए। एक अच्छी लड़की देख के शादी करा दो, सब अच्छा ही होगा। पार्वती की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, हाय रे, किसी से भी जाके मैं अपनी बेटे की शादी नहीं करा सकती हूँ। ऐसा अगर कर लिया तो क्या होगा बताओ। आजकल की लड़की प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और को जाके कर लेती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा। अरे आप इतना क्यों सोच रही है? मेरे भैया तो ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो तो चल बसे। अब आप इतना क्यों सोची जा रही हैं? अरे पार्वती, तुमसे पूछना ही गलत हो गया। जाओ अब घर जाओ, मुझे भी घर पे अभी बहुत काम करना है। हाँ, इस तरह बड़बड़ाते हुए वो अंदर चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। इस बीच रिश्तेदारों ने उन्हें एक दो अच्छे रिश्ते बताए। इसीलिए कांता अपने बेटे को लेकर सुभाष के घर जाती है उसकी बेटी अनामिका को देखने। सुभाष उन्हें देखकर कहते हैं, आइए आइए, आओ बेटा, बहन जी यहाँ बैठिए। कांता और कृष्णा जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांता कहती है, आप लड़की को जल्दी आने को कहिए, हमें देर हो रही है। अंदर तैयार हो रही है, उसकी माँ नहीं है ना। सब कुछ करने के बाद वो तैयार होने में थोड़ा देर हो गया। बेटा अनामिका, तैयार हो गई हो तो आ जाओ। सुभाष इस तरह से आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुन के खूबसूरती से तैयार हुई अनामिका घर से बाहर निकल आती है। खूबसूरत अनामिका को देखकर कृष्णा खुश होकर कहता है, माँ, लड़की बहुत सुंदर है, देर मत करो हाँ कहने में, ठीक है? कृष्णा कहता है। ये सुनकर कांता कहती है, ए, तुम कुछ नहीं जानते हो, रुको, मुझे बात करने दो। वो दोनों अपने में बात करते हैं। ये देखकर सुभाष कहते हैं, क्या हुआ दीदी, आपका बेटा मेरी बेटी से बात करना चाहता है? वो बात नहीं है, पर मुझे आपकी बेटी से 5 मिनट बात करनी है। कोई बात नहीं, लड़का भी ऐसा कह सकता है। नहीं नहीं, मैं बात करूंगी। लड़की को बोलिए अंदर आने के लिए। ऐसा कहकर वो अनामिका को अंदर ले जाती है। सीधा सीधी मुद्दे पे आती हूँ। क्या पहले तुमने किसी से प्यार किया? मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। बस इतना ही पूछना था, अब चलो बाहर। फिर वो हॉल में आ जाती है। हमें लड़की अच्छी लगी, अच्छा समय देखकर शादी करा देते हैं। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के अंदर कृष्णा और अनामिका दोनों की शादी हो जाती है। 2 दिन निकल जाता है। अनामिका कृष्णा बातें करते करते सो जाते हैं। अचानक बीच रात में अनामिका खुद से बातें करने लगती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले, आप बहुत अच्छे हैं। इसी तरह नींद में अनामिका बड़बड़ाती है। ये सबसे कृष्णा की नींद खुल जाती है। फिर भी अनामिका बड़बड़ा ही रही थी। अनामिका, अनामिका, एक बार उठो। इस तरह से वो अनामिका को नींद से जगाता है। अनामिका उठ जाती है। क्या हुआ जी, आप मुझे इस वक्त क्यों उठा रहे हैं? क्या हो गया? तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है। मेरे पिताजी भी कहते थे कि मैं नींद में बड़बड़ाती रहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, अब सो जाओ। इस तरह कृष्णा कहता है। बहुत दिन पहले सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की थी उसने, जिसका ऑफर लेटर अब उसके हाथों में आता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका, ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे इस घर में कदम रखने की वजह से। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, अब जाके ये मिला। 2 दिनों में मुझे हैदराबाद जाके ज्वाइन करना होगा। कृष्णा की ये बात सुन के कांता कहती है, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? माँ, शुरुआत में जाके सब बंदोबस्त करके फिर मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। बस 2-4 दिन तुम एडजस्ट कर लो माँ। ऐसा कहकर 2 दिनों के बाद कृष्णा शहर चला जाता है। घर में बस सास बहू रह जाती है। उस दिन रात कांता अपनी बहू से कहती है, बेटा अनामिका अकेले कैसे सोओगी? मेरे कमरे में सो जाओ। सासू माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है, अच्छे से सारे खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाओ। ऐसा कहकर चली जाती है। अनामिका दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करके सोने चली जाती है। कुछ देर बाद नींद में अनामिका फिर बड़बड़ाने लगती है। ठीक उसी वक्त कांता पानी पीने के लिए उस तरफ गई थी।
उसे पता चल जाता है और फिर धीरे धीरे उसके कमरे के पास जाकर वो कान लगा के सुनने लगती है। आपके बगल में रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। इतने दिनों से आप मुझे छोड़ के क्यों गए? इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुन के कांता अनुमान लगाती है कि कमरे में जरूर कोई है। वो बहुत चिंतित हो पड़ी और खुद को रोक भी नहीं पाई। फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अनामिका नींद में थी। आवाज सुन के वो अकबका के उठ जाती है। जल्दी से कांता अंदर आके पूरा कमरा ढूंढने लगती है। क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह क्या ढूंढ रही हैं? हे, कमरे में कोई था, बताओ मुझे वो कौन है? ऐसा कहकर वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ से वो ताक झांक करने लगती है। इस कमरे में तो मैं अकेली ही हूँ, और कौन होगा यहाँ? नाटक मत करो, मेरा बेटा नहीं है ये देखकर तुम कमरे में किसी को ले आई। जैसे ही मैं आई तुम उसे खिड़की से बाहर भेज दी। हाय भगवान सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हवा नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने खिड़की खोला। विश्वास कीजिए मुझ पे। तुम हमें धोखा दे रही थी, अब बताती हूँ मैं। ऐसा गुस्से से वो कहती है और बाहर जाके इधर उधर वो ढूंढने लगती है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। बेटे से अगर कहूंगी तो वो मानेगा नहीं। पहले पड़ोसियों को जाके विश्वास दिलाना होगा, तब वो मानेगा। इस तरह से सोच के वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन अनामिका अपनी सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, बेकार का इस तरह संदेह मत कीजिए। मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है, शायद इसीलिए आपको ये सब लग रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ये सब नाटक कर रही हो, हाँ? पहले तुम मेरी आंखों के सामने से जाओ। इस तरह कांता चिल्लाती है। अनामिका दुखी होके वहाँ से चली जाती है। एक दिन मैं सारे रहस्य से पर्दा हटाऊंगी। इसे मैं पहले हाथों हाथ पकड़ूंगी, फिर इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। शारदा कहती है। फिर उस रात अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करती है ताकि वो रात में फिर से ना बड़बड़ाए। अब आदत से लाचार अनामिका रात में फिर बड़बड़ाती है। कांता रात के वक्त अनामिका को देखने आती है और उसकी बातें सुन के कहती है, इतनी हिम्मत इसकी, अब मैं सबके सामने इसको आज पकड़ूंगी। जल्दी से वो पड़ोसियों के घर गई, उन्हें जगाई और उन्हें अपने घर आने के लिए कही। वो सभी आ जाते हैं घर के अंदर के इंसान को पकड़ने के लिए। क्योंकि अनामिका जोर जोर से बातें कर रही थी तो लोगों को लगा कि ये सच है। जल्दी से वो दरवाजा धकेल के अंदर जाते हैं। अब आदत की वजह से अनामिका नींद में बड़बड़ाया जा रही थी। अनामिका को नींद में ऐसी बातें करते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। सभी की आवाज सुन के अनामिका की नींद खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। क्या हो गया? आप सब यहाँ क्यों हैं? तुम्हारी सासू माँ ने कहा तुम किसी के साथ हो। यहाँ के देखा तुम खुद से बातें कर रही हो। उनकी बातें सुन के अनामिका को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस होने लगा। उसी वक्त अपने पति को फोन करके वो सारी परिस्थिति बताती है। सुन के कृष्णा को बड़ा गुस्सा आता है और अपनी माँ को फोन देने को कहता है। फिर फोन पे, माँ क्या तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं? उसे नींद में बड़बड़ाने की आदत है। उसके कहने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। इस तरह अपमान करके अपना सारा सम्मान तुमने मिट्टी में मिला दिया। फिर उसने फोन रख दिया। शर्म के मारे कांता अपना सर झुका के कहने लगती है, माफ कर देना बेटा, तुमने कहा था पर मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वहाँ खड़े लोग कुछ न कुछ कहते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब से कांता अपनी बहू पर शक करना बंद कर देती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। वो बिल्कुल गुड़िया थी, इतनी सुंदर, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य था। वो घर पे दिया जला के फूल से सजाकर देवी दुर्गा की पूजा करती थी। माँ, आपकी कृपा से मैं और मेरे पिताजी हमारे पास जो कुछ भी है उससे बहुत खुश है। आप इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें और किसी तीसरे व्यक्ति को हमारे बीच आने ना दे। जब वो पूजा कर ही रही थी तभी रमेश वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आता है। गाड़ी से उतर के ही सीधा वो दरवाजा जोर जोर से ठोकने लगता है। गोपाल, गोपाल, इस तरह से चिल्ला रहा था। ये सुन के अनामिका को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ओफो, इन लोग मुझे शांति से पूजा भी नहीं करने देंगे। अब मुझे गोपाल को बुलाना होगा। पता नहीं वो किसे घर पे बुलाए हैं जिसे उसकी मदद चाहिए। ऐसा कहते हुए अनामिका आती है और दरवाजा खोल देती है। अनामिका को देखकर मानो रमेश का दिल धड़कने लगता है। हाँ, इस खूबसूरत परी से तो मुझे शादी करनी चाहिए।
और मुझे राजकुमार बन जाना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी। ऐसा वो मनी मन सोचता है पर मुंह से निकल जाती है। ये सुन के अनामिका शर्मा जाती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। पिताजी खेत के काम से जमीन की तरफ गए हैं, आप बाद में आइएगा। कोई बात नहीं, मैं कार में इंतजार कर लेता हूँ। इस दौरान गोपाल घर लौट आते हैं। वो रमेश को घर के अंदर ले आके बैठने को कहते हैं। रमेश ने कहा कि वो रोड कॉन्ट्रैक्टर है और गोपाल के जमीन का एक हिस्सा उसके अंदर चले जाने की वजह से वो पैसे देने के लिए आया है। वो सारी बातें समझा के कहता है और गोपाल को कुछ पैसे दे देता है। गोपाल भी पैसे ले लेते हैं। फिर वो अपने दिल की बात गोपाल से कह देता है। गोपाल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर उसे भी मैं पसंद हूँ तो शादी करना चाहता हूँ। बेटा, अच्छा होता अगर घर वाले आके भी देख लेते। उन्होंने मेरी मर्जी पे सब कुछ छोड़ दिया है गोपाल। मैं जिसे भी पत्नी बना के घर ले जाऊंगा वो उन्हें बहू के रूप में स्वीकार लेंगे। गोपाल और अनामिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। चूँकि रमेश को अनामिका बहुत पसंद थी, इसीलिए गांव के देवी दुर्गा के मंदिर में जाके उन दोनों की शादी करा दी जाती है। रमेश अनामिका को अपनी कार में लेके गांव से चला जाता है और 4 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाता है। बेटा रमेश, ये लड़की कौन है? और कौन माँ? आपकी बहू, नाम है अनामिका। इतना सुनते ही शारदा का मुंह पीला पड़ गया। वो फिर कुछ कह नहीं पाई। अनामिका श्रद्धा पूर्वक अपनी सासू माँ के पैर छुए। बहू को आशीर्वाद देने को भी शारदा का दिल नहीं कर रहा था। तब तक वहाँ प्रसाद आ जाते हैं। रमेश प्रसाद को भी बताता है। अनामिका श्रद्धा पूर्वक ससुर जी के पैर छूती है। अपनी बहू को देखकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, 100 साल जियो। आशीर्वाद देके वो शारदा को देखते हैं। शारदा ऐसा मुंह बनाती है कि उसे पसंद नहीं आया। ये बात प्रसाद समझ जाते हैं। उतने में रमेश को फोन आता है। जल्दी लौटूंगा कहकर कार से चला जाता है। शारदा अनामिका से बात करने लगी और उसकी विवरण लेने लगी। शारदा उसकी गरीबी को लेकर अपमान करती है और बहू को बहुत डांट फटकार लगाती है। अनामिका अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और वो रोने लगती है। शारदा अपनी नौकरानी कावेरी को बुलाती है और कुछ पैसे देकर कहती है, अब से तुम काम पे मत आना, हमें परमानेंट नौकरानी मिल गई है। ये कहकर भेज देती है। अनामिका घर का सारा कामकाज करने लगती है। गलती ना होने पे भी कुछ न कुछ नुक्स निकाल के वो अनामिका को डांट फटकार लगाया करती थी। बिना रोए एक दिन भी अनामिका उस घर पे नहीं गुजारी। अपनी सारी तकलीफें, समस्याओं को वो देवी दुर्गा माँ को कहती है। उसके बहुत वजन कम हो गए। ऐसे दिन निकल रहे थे। एक दिन अचानक पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। ये बात सुन के रमेश और प्रसाद बहुत खुश होते हैं, पर इस खबर से शारदा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। एक दिन अनामिका घर का कामकाज कर रही थी, तभी रमेश कहता है, माँ, 1 हफ्ते के लिए मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम है। अनामिका का ख्याल रखना। चेकअप के लिए उसे अस्पताल ले जाइएगा, ठीक है ना पिताजी? ये सुनकर शारदा बड़ी खुश होती है, पर प्रसाद और अनामिका दुखी हो जाते हैं। अनामिका को बुरा लगता है इसलिए क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसके पति को उसके साथ होना चाहिए था। बहू की ऐसी परिस्थिति में बेटा साथ नहीं है, ये सोच के प्रसाद भी दुखी थे। रमेश उनकी चिंता नहीं समझता है और चला जाता है। शारदा अनामिका का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, उसे अस्पताल भी नहीं ले जाती है। दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। शारदा अनामिका को धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल देती है। प्रसाद बहुत समझाते हैं पर वो सुनती नहीं। तब अनामिका का डिलीवरी का समय हो चुका था। बहुत कष्टों के साथ अनामिका अपने पिताजी के घर पहुंचती है। घर में पिताजी नहीं थे। घर में कोई जान ही नहीं बची थी। खालीपन से भर चुका था वो घर। इस घर की हालत ऐसी क्यों है? पिताजी कहाँ है? ये कहकर अनामिका चारों ओर देखती है, पर पिताजी कहीं नहीं दिखते। तभी जान पहचान के एक इंसान से जाके अनामिका पिताजी के बारे में पूछती है। ये क्या बेटा, हमने फोन किया था बताने कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। तुम्हारी सासू माँ ने फोन उठाया, तुम्हें नहीं बताया। हाय भगवान, हमें लगा तुम अमीर घर की बहू हो अब, इसीलिए तुम क्रियाकर्म में नहीं आओगी यहाँ। ये सारी बातें जानने के बाद अनामिका घर के अंदर आती है और दीवार में लगी पिताजी की फोटो देखकर रोने लगती है। ज्यादा रोने धोने की वजह से अनामिका को लेबर पेन शुरू हो जाती है। माँ देवी दुर्गा, बचा लो मुझे, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होती है। घर पे देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। फिर साधारण इंसान के भेष में
वो अनामिका के पास जाती है। अपनी माया शक्ति से वो पूरे घर को साफ कर देती है। वो अनामिका को प्रसव में मदद भी करती है। पुत्र संतान जन्म लेता है। अनामिका अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आपने मेरे संतान के रूप में जन्म लिया है ना? वो ऐसा सोच ही रही थी कि चिंतित परेशान हालत में रमेश भागते हुए आता है। अपने पति को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। तभी अचानक से वो साधारण महिला देवी दुर्गा के रूप में बदल जाती है। अनामिका, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम अब से इसी घर में रहो। ऐसा कह के खाने पीने का सामान देके देवी माँ अदृश्य हो जाती है। तब से उसी घर में अनामिका रमेश अपने बच्चे का देखभाल करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।